हेलो स्टूडेंट, आई एम एस.के. लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान इकाई 5 पृष्ठ रसायन का कंप्लीट न्यू कोर्स। इसको देखना न भूलें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का कंप्लीट न्यू कोर्स जाने कौन कौन से इसमें हेडिंग आपको पढ़ना है। अधिशोषण, इसमें भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कोलाइडी अवस्था, कोलाइड, वास्तुक विलयन एवं निलंबन में विभेद। द्रवरागी, जिसे द्रव स्नेही कहते हैं, द्रव विरागी, जिसे द्रव विरोधी कहते हैं, बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलाइड। कोलाइडों के गुणधर्म: टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन एवं स्कंदन इस कोर्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है। पहले इस चैप्टर पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री की परिभाषा जाने। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति एवं उन पर घटित होने वाले भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का विश्लेषण किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। अब पढ़ें अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। एक पदार्थ की सतह पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना को अधिशोषण कहा जाता है। उदाहरण नंबर 1 देखें, कपड़ों पर धूल का जमा होना। दूसरा उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। जैसे देखें, लोहा जल और वायु की उपस्थिति में जंग लगता है। लोहा पर वायु की पहले क्रिया होती है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फिर इसके बाद नमी को अवशोषण करके यह नम फेरिक ऑक्साइड, जिसे जंग कहते हैं, यह बादामी भूरा रंग का होता है। अब तीसरा उदाहरण देखें, प्लेटिनम या पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन का जमा होना अधिशोषण है। अब देखें अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भौतिक अधिशोषण एवं दूसरा रासायनिक अधिशोषण, जिसे रसावशोषण कहते हैं। अब पहला हेडिंग, भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। जब कोई ठोस अधिशोषक की सतह पर वांडर वाल्स बंधों द्वारा अधिशोषित होती है तो यह परिघटना भौतिक अधिशोषण कहलाती है। जैसे कपड़ों पर धूल का जमा होना भौतिक अधिशोषण है। अब देखें रसावशोषण यानी रासायनिक अधिशोषण। जब गैस के अणु ठोस अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं तो वह परिघटना रासायनिक अधिशोषण या रसावशोषण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग में वायु O2 एवं नमी H2O। अब हेडिंग पढ़ें, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। अधिकतर ठोस पदार्थ अपनी सतहों पर गैसों का कुछ न कुछ अधिशोषण करते हैं। संक्रमण धातुएं
जैसे लोहा, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों का अवशोषण करती है। ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला हेडिंग है गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ द गैस। CO2, HCl, अमोनिया, Cl2 आदि गैसों का सरलता से द्रवण हो जाने के कारण अधिशोषण अधिक होता है, परंतु अस्थायी साधारण गैसों जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का अधिशोषण कम होता है। अब दूसरा हेडिंग है अधिशोषण की प्रकृति तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। समान ताप पर समान गैस विभिन्न ठोसों पर भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित होती है। कठोर तथा रंध्रहीन यानी नॉन पोरस पदार्थों की अपेक्षा रंध्रयुक्त यानी पोरस, ताप पोरस तथा बारीक चूर्ण के रूप में होने पर ठोस पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। विभिन्न संक्रमण धातुओं की अधिशोषण क्षमता बारीक चूर्ण के रूप में निम्नलिखित क्रम में होती है। कोलाइडी पैलेडियम सबसे अधिक अधिशोषण करता है, फिर पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, गोल्ड और निकिल। अब तीसरा हेडिंग पढ़ें दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि से गैसों के अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है तथा निम्न ताप पर दाब वृद्धि से गैसों के अधिशोषण की मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है। चौथा हेडिंग है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें निम्नलिखित साम्य स्थापित होता है। गैस प्लस ठोस उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठोस पर अधिशोषित गैस प्लस ऊष्मा। यहाँ गैस अधिशोष्य है जिसकी परिभाषा थोड़ी देर में अभी दे रहे हैं। ठोस अधिशोषक है, अधिशोषक की भी परिभाषा अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं। अधिशोषण होता है तो ठोस पर अधिशोषित गैस और ऊष्मा बनता है, और इसके विपरीत विशोषण होता है तो गैस और ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। विशोषण की भी परिभाषा अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण लासा तेलिए के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा, अर्थात प्रतीप अभिक्रिया होगी, अर्थात कम ताप पर अधिशोषण बढ़ेगा। अब पढ़ें अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की परिभाषा जानें। वह स्थूल प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन अथवा आयनिक स्पीशीज दूसरे पदार्थ के भीतर प्रवेश करके समान रूप से वितरित होता है, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उदाहरण देखें, जब चाक को स्याही में डुबोया जाता है तो स्याही चाक के अंदर चली जाती है। दूसरा देखें, सोख्ता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। तीसरा देखें, रुई द्वारा जल का अवशोषण। चौथा देखें, स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण।
पांचवा देखें स्पंज द्वारा जल का अवशोषण। अधिशोषक तथा अधिशोषित की परिभाषा जाने। जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ जमा होता है उसे अधिशोषक कहते हैं तथा जमा होने वाले पदार्थ को अधिशोषित कहते हैं। जैसे कपड़ों पर धूल का जमा होना में कपड़ा अधिशोषक एवं धूल अधिशोषित है तथा यह घटना अधिशोषण है। अब पढ़ें अधिशोष्य एडजार्बेट। वह पदार्थ जो सूक्ष्म विभाजित अवस्था में ठोस अथवा द्रव की सतह पर अधिशोषित होता है अधिशोष्य कहलाता है। उदाहरण देखें, कपड़ों पर धूल का जमा होना में धूल अधिशोष्य है। अब पढ़ें विशोषण डिजॉर्प्शन। किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित अणुओं का पृथक होना विशोषण कहलाता है। उदाहरण देखें, गंदे कपड़ों की सफाई से धूल का अलग होना। अब पढ़ें कोलाइडी अवस्था कोलाइडल स्टेट। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है जो कणों अथवा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। सभी जैविक कोशिकाएं तथा जंतुओं के तंतु कोलाइडी अवस्था में होते हैं। हमारा रक्त, भोजन तथा पाचक एंजाइम आदि सभी कोलाइड्स हैं। हमारे खाद्य पदार्थ दूध, मक्खन, पनीर, फल, स्टार्च, सब्जी आदि कोलाइड अवस्था में होते हैं। अब पढ़ें विलयनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरण के आधार पर पदार्थों को कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ में वर्गीकृत किया गया है। अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्म पात्र से विसरित होने वाले पदार्थ जलीय विलयन के रूप में क्रिस्टलाभ कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज, नमक आदि। जबकि इसमें विसरित न होने वाले पदार्थ जलीय विलयन के रूप में कोलाइड कहलाते हैं, जैसे गोंद, स्टार्च आदि। विलयनों को विभिन्न गुणों के आधार पर निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन एवं तीसरा निलंबन। अब पढ़ें वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन में विभेद। देखिए गुण में पहला देखें कणों के आकार। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10-8 से 10-7 सेमी। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10-7 से 10-5 सेमी तथा निलंबन में कणों का आकार 10-4 से 10-3 सेमी होता है। अब दूसरा देखें दृश्यता। इनके कण नग्न आँखों से या सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाई देते हैं, अतः अदृश्य होते हैं। अब कोलाइडी विलयन में देखें, इनके कण अति सूक्ष्मदर्शी यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से प्रकाश बिंदु के रूप में दिखते हैं। और निलंबन में देखें, इनके कण नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। अब तीसरा देखें चर्म पत्र से विसरण। वास्तविक विलयन चर्म पत्र से शीघ्रता से विसरित होते हैं, अर्थात निकल जाते हैं छानने पर। और कोलाइडी विलयन धीरे धीरे विसरित होते हैं और निलंबन विसरित नहीं होते हैं। अब
चौथा देखें प्रकृति। वास्तविक विलयन की प्रकृति समांगी निकाय होती है और इसकी विषमांगी और निलंबन भी विषमांगी। अब पांचवा देखिए स्वरूप। वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं और कोलाइडी विलयन धुंधले तथा निलंबन विषमांगी यानी ये होने के कारण ये अपारदर्शी होते हैं। अब अगला देखें छठवां देखें अवयवों को अलग करना। फर्स्ट है फिल्टर पेपर से। वास्तविक विलयन फिल्टर पेपर से अलग नहीं होते हैं और कोलाइड विलयन भी फिल्टर पेपर से अलग नहीं होता है और निलंबन फिल्टर पेपर से अलग हो जाता है। और सेकंड देखें चर्म पत्र के द्वारा। वास्तविक विलयन चर्म पत्र के द्वारा नहीं होता है। कोलाइडी विलयन चर्म पत्र से अलग हो जाते हैं। निलंबन भी चर्म पत्र से अलग हो जाते हैं। और सातवां देखें गुरुत्वीय बलों का प्रभाव। वास्तविक विलयन पर गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोलाइडी विलयन पर गुरुत्वीय बल का प्रभाव भी नहीं कोई पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। और निलंबन में निलंबित कण यानी सस्पेंडेड पार्टिकली कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाते हैं। अब पढ़ें द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड लियोफिलिक कोलाइड्स। वे पदार्थ जो द्रव विलायक के संपर्क में आने पर सुगमता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण देखें स्टार्च, जिलेटिन, गोंद आदि। स्टार्च को जल में घोलने पर सुगमता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, इसलिए ये द्रव स्नेही कोलाइड है। उसी प्रकार जिलेटिन, गोंद वगैरह भी है। अब पढ़ें द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड लियोफोबिक कोलाइड्स। वे पदार्थ जो द्रव विलायक के संपर्क में आने पर सुगमता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं उन्हें द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण देखें धातु साल जिसे गोल्ड साल जिसे सोने का पानी कहेंगे, प्लेटिनम साल, सिल्वर साल आदि। धातु हाइड्रॉक्साइड जैसे फेरिक हाइड्रॉक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड आदि। आर्सेनियम सल्फाइड साल, सल्फर साल आदि। जरा सोचें, सोने का पानी सब लोग ने देखा होगा या सुने होंगे, तो सोना को जल में आप घोलेंगे तो आसानी से नहीं घुल जाएगा, नहीं घुल पाएगा, इसलिए द्रव विरोधी कोलाइड है। लेकिन सोने का पानी होता है, इसलिए सोने का पानी, प्लेटिनम साल वगैरह, सिल्वर साल वगैरह, चांदी का पानी, ये सब द्रव विरागी यानी द्रव विरोधी कोलाइड है। अब पढ़ें बहुआण्विक अथवा बहुअणुक कोलाइड। मल्टीमॉलिक्यूलर और पॉलीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण परमाणुओं अथवा अणुओं के झुंड या समूह के रूप में रहते हैं बहुआण्विक या बहुअणुक कोलाइड कहलाते हैं। इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। उदाहरण देखें गोल्ड साल के कोलाइडी कण गोल्ड परमाणु का
समूह होते हैं। इसी प्रकार सल्फर साल में 1000 या इससे भी अधिक S8 परमाणु समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। अब पढ़ें बृहद आणविक या बृहद अणु कोलाइड। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स वे कोलाइड विलयन जिनके एक अणु में कई परमाणु विद्यमान रहते हैं बृहद आणविक या बृहद अणु कोलाइड कहलाते हैं। इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। उदाहरण देखें स्टार्च, सेलुलोस आदि। अब पढ़ें कोलाइडों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। कोलाइडी विलयनों के गुण निम्नलिखित है। पहला देखिए टिंडल प्रभाव, दूसरा ब्राउनी गति, तीसरा विद्युत कण संचलन, चौथा स्कंदन आदि। पहला हेडिंग देखिए टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इस फिगर को ध्यान दें। जब वास्तविक विलयन में से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो बिल्कुल अंधेरा आता है, परंतु जब हम कोलाइडी विलयन में से प्रकाश पुंज भेजा जाता है तो उसका मार्ग प्रदीप्त होता है। टिंडल ने ऐसा ही किया कि ये कोलाइडी विलय लिया, उसमें प्रकाश पुंज भेजा, सूक्ष्मदर्शी भी लगा दिया देखने के लिए और इस इधर लेंस भी लगा दिया ताकि प्रकाश को मोड़ सके। उन्होंने प्रकाश मोड़ करके ऐसा किया, लेंस लगाने पर इस प्रकार से उसके प्रकाश का आपतित और परावर्तित होते हैं। तो देखें कोलाइडी विलय में जैसा यह प्रकाश का मार्ग दिखता है, प्रकाश के संपर्क में आकर के कोलाइडी विलय प्रदीप्त हो जाते हैं और उस एक शंकु जैसा दिखाई दिया तो टिंडल के नाम पर इसे टिंडल प्रदीप्त शंकु कहते हैं। और इसके अगल बगल कोलाइडी विलय अंधेरा नजर आएगा, यह है टिंडल प्रभाव। आप भी इस प्रभाव को जान सकते हैं। जैसे अंधेरे में यानी छत पर आप सो जाएं और एक टार्च सीधा प्रकाश देने वाला, प्रकाश फैलने वाला नहीं, सीधा प्रकाश देने वाला, और छत पर ऊपर ही इसका फोकस करें तो बहुत दूर तक कोलाइडी विलयन वो दिखाई देंगे, प्रदीप्त होगा। तो धूल के कण कोलाइडी विलयन है। उस समय आपकी आंखें 4 गुना करके देखती है। जब हम चारों तरफ अंधेरा हो और कहीं एक रेखा में प्रकाश हो तब हमारी आंखें 4 गुना करके देखती है। तो वह टार्च के संपर्क में जो रेखा में प्रकाशित हो रहा है तो कोलाइडी विलयन बहुत दूर तक हमारी आंखें देखती है और वह कोलाइडी विलयन प्रदीप्त हो जाती है। धूल के कण कोलाइडी विलयन होते हैं। अब पढ़ें ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में निलंबित कणों की इधर उधर अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। फिगर पर ध्यान दें, ये धूल के कण भी कोलाइडी विलयन है और उनमें अनियमित गति होती रहती है। इस फिगर पर ध्यान दें, जैसे एक ताकतवर गोली खेलने वाला लड़का गोलियों पर निशाना लगाता है,
एक गोली पर से दूसरे गोली को मारता है जोरदार, तो दूसरा गोली अब इस तरह से यहाँ, फिर वो तीसरे से टकराएगा, वो चौथे से टकराएगा, इसी तरह से वो चलेंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं। उसी तरह से कोलाइड विलन भी गति करते रहते हैं। और यदि हम अंधेरे कमरे में इसे देखें तो हमारी आंखें अंधेरे कमरे में अगर झरोखे से प्रकाश आता है तो कोलाइड विलन को, जैसे धूल के कण को 4 गुना करके देखती है और वे कणों की अनियमित गति दिखाई दे सकती है। अब पढ़ें विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। उदाहरण 1 देखें, ऋणावेशी साल जैसे आर्सेनियस सल्फाइड साल धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं तो उसे ऋण कण संचलन कहते हैं। जबकि उदाहरण नंबर 2 देखें, धनावेशित साल जैसे फेरिक हाइड्रॉक्साइड ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, अतः इसे धन कण संचलन कहते हैं। फेरिक हाइड्रॉक्साइड धनावेशी साल है, इसमें धन कण होते हैं, इसलिए धन कण संचलन करते हैं। तथा आर्सेनियस सल्फाइड ऋणावेशी साल है, इसमें ऋण कण होते हैं, इसलिए ये ऋण कण संचलन करते हैं। विद्युत कण संचलन का इस फिगर को देखें, इसमें यू आकार की नली होती है जिसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड तथा ऋण इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इसमें पहले इधर से हम रिजर्वायर से जल डाल देते हैं, फिर इसके बाद ये यू आकार की दोनों तरफ जो नलियां हैं समान रूप से चली जाती है। फिर इसके बाद धनावेशी साल अथवा ऋणावेशी साल इसमें डालते हैं। जैसे मान लीजिए हम जल डालने के बाद आर्सेनियस सल्फाइड ऋणावेशी साल डालते हैं तो ऋणावेशी साल में ऋण कण होते हैं। और पहले प्रारंभिक स्तर देखें, इसका ऋणावेशी साल आर्सेनियस सल्फाइड जब डाले थे तो प्रारंभिक स्तर यहाँ था। कुछ समय के बाद देखते हैं कि ऋणावेशी साल प्रारंभिक स्तर यहाँ पर घट कर के अब धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी ऋणावेशी साल की ओर अर्थात ऋण इलेक्ट्रोड की ओर धीरे धीरे कम होता जाता है। और कुछ देर के बाद देखेंगे कि ऋणावेशी साल का स्तर यहाँ पर आ गया, तो उसी अनुपात में इधर धन इलेक्ट्रोड की तरफ ऋणावेशी साल बढ़ जाते हैं, यानी इसे ही हम ऋण कण संचलन कहेंगे। देखें, ये ऋण कण संचलन इस प्रकार होते हैं। और इसके विपरीत यदि फेरिक हाइड्रॉक्साइड डालें धनावेशी साल तो वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर तरफ बढ़ेंगे तो उसे धन कण संचलन कहेंगे। इस फिगर को ध्यान से देख लें। अब पढ़ें स्कंदन, कोगुलेशन। कोलाइडी कणों के निलंबित कणों में परिवर्तित होने की क्रिया स्कंदन यानी अवक्षेपण कहलाती है। अथवा दूसरी परिभाषा देखें, कोलाइडी कणों का किसी बाह्य कारक के द्वारा अवक्षेपण स्कंदन कहलाता है। उदाहरण देखें, नींबू निचोड़कर दूध को फाड़ना स्कंदन है, या फिटकरी को भी वो दूध में डालेंगे तो वह फट जाएगा तो वह भी स्कंदन है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी पढ़ाया जाए उसका मैसेज भेजने पर आपके यहाँ अपलोड करने पर शीघ्र पहुँचे। थैंक्स।